रूल्स पढ़ेंगे अभी हम लोग सर्किट के सॉल्व करने के, वो इक्वली वैलिड होंगे रेजिस्टेंस के लिए भी और कैपेसिटर्स के लिए भी। रूल्स आप ऑलरेडी जानते हो, पहले से भी जानते होंगे, इसमें से कई सारे रूल्स पढ़ चुके हो। बेसिकली किरचॉफ रूल की बात करने जा रहे हैं। देखो, जैसे अगर आप कोई एक सर्किट यूज करते हो, लाइक नॉर्मल बेसिक सर्किट यूज करें जिसमें सिंगल कैपेसिटर होता है, सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट केस, हम यहाँ पर कोई कैपेसिटर वाला सर्किट यूज करें और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। और ये कह देते हैं कि इसके ऊपर कुछ चार्ज अपीयर हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू करके। तो क्या रिलेशन फॉलो करते हैं इस चार्ज को निकालने के लिए, इस क्यू को, कैपेसिटेंस को और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करने के लिए हम लोग एक बहुत बेसिक सा रिलेशन लगाते हैं फंडामेंटली। और वो बेसिक फंडामेंटल रिलेशन इनके बीच में जो एग्जिस्ट करता है वो ये कह देते हो कि Q विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, ये कह देते हो। एक्चुअल में जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक लर्न किया था, उसको ध्यान से देखना। हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इंटीग्रेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस E डॉट dr, और इसको जब हम फ्रॉम सम पॉइंट 1 टू अदर पॉइंट 2 तक इंटीग्रेट करते थे, तो ये कहा जाता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 की वैल्यू बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसी को ना एक्सटेंड करो आप, अगर यही चीज एक्सटेंड कर दी जाए और ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr का इंटीग्रेशन करो, लेकिन ये इंटीग्रेशन किसी क्लोज पाथ पर करें, अगर ये इंटीग्रेशन किसी क्लोज सर्किल स्टैंड फॉर द क्लोज, तो फॉर एनी क्लोज पाथ या क्लोज लूप कह दीजिए, फॉर एनी क्लोज पाथ और क्लोज लूप, तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड पर इक्वल टू 0 आ जाती है। बिकॉज जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ये कहती है कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन हमेशा 0 मिलना चाहिए आपको। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सम लेंथ, मतलब किसी लेंथ के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लें और उसको एक क्लोज पाथ पर इंटीग्रेट करें, आंसर 0 मिलना चाहिए। इसी को फॉर्मली किरचॉफ लूप लॉ भी कहा जाता है। किरचॉफ का जो लूप रूल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसको, जिसमें एनसीईआरटी के लैंग्वेज में अगर आप देखोगे ना तो इसको लैंग्वेज इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसे होती है कि algebraic sum of all potential differences in a closed path is equal to 0। सुना है स्टेटमेंट, पढ़ा होगा कभी ये वाला, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से, किरचॉफ लूप रूल के हिसाब से, मतलब किसी भी नाम से पढ़ा हो। यस सर। राइट, तो वो कुछ नया, हाँ वो नया लॉ नहीं है, वो एक्चुअल में इसका स्टेटमेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फॉर एनी क्लोज पाथ हैज टू बी 0, मस्ट बी 0। बट यहाँ पर एक क्लियर कर दूं मैं भी, बहुत अभी यहीं पर एक डिस्क्लेमर है, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये सही नहीं है। मतलब ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली है। जब आप आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, फैराडेज लॉ, तो वहां पर इसका राइट हैंड साइड 0 नहीं आता, वहां पर इसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से पढ़ेंगे। तो अगर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो राइट हैंड साइड 0 नहीं होगा, हालांकि उसका इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जेई वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। तो अगर उस क्वेश्चन में लिखा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, मतलब कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से आ रही है, तो आंसर 0 है। बट अगर ये लिखा है कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में आता है, तब इसका आंसर 0 नहीं आएगा। ये हम फिर फैराडेज लॉ में पढ़ेंगे। मतलब ये बहुत जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टैटिक होनी चाहिए, मतलब स्टेशनरी चार्जेस की वजह से आनी चाहिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लीजिए इसको। और फिलहाल इस चैप्टर में हमें यही रखना है, इस चैप्टर में तो यही फॉलो होगा। अब
अगर इसको फॉलो करोगे तो किरचॉफ लॉ काफी आसान लगेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहां पर है। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके प्लस टर्मिनल से इसके माइनस टर्मिनल, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैपेसिटर के अंदर प्लस से माइनस, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ये ई बैटरी वाला होगा और ये ई कैपेसिटर वाला। डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे बट डायरेक्शंस क्लियर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किरचॉफ रूल के भी कन्वेंशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीका फॉलो करते हैं इसमें। तो हो सकता है कि मेरा जो मेथड हो वो तुम लोग को ये लगे कि यार लास्ट ईयर तो कुछ और पढ़ा था हमने। मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, मैं इस पूरे में कहीं से भी एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ, एक पॉइंट जहां से मैं स्टार्ट करूंगा, और मैं इस पूरे लूप को क्लॉकवाइज ट्रेवल करता हूँ। तो अगर मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं और सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शंस में, और डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है तो। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर यहाँ के लिए पॉजिटिव होगा, और इसका फिजिकल मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो कि हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय C, और उसके आगे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। फिर जब उससे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोर्शन में, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ई डॉट डी आर इस सेगमेंट के लिए 0 होगा। फिर लेफ्ट आओ, लेफ्ट ट्रेवलिंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रेवलिंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी आर नेगेटिव आएगा, सो हम एक माइनस साइन लगाएंगे, एंड ई डॉट डी आर मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V। फिर हम यहां से ऊपर गए और हमारा पाथ कंप्लीट हो गया, क्लोज पाथ हो गया ये, और राइट हैंड साइड के हिसाब से इसको हम लिख देंगे इक्वल टू 0। ये बहुत बेसिक सर्किट लिया मैंने, बहुत ही फंडामेंटल सर्किट, बट इस बात को समझाने के लिए कि ई डॉट डी आर या किरचॉफ लॉ लगाते वक्त कौन से वोल्टेज के आगे माइनस साइन लिखना है, कौन सी वोल्टेज के आगे पॉजिटिव साइन लिखना है, ये सब कैसे आप चेक करोगे, कौन सा पॉजिटिव वोल्टेज है, कौन सा नेगेटिव वोल्टेज है। तो लूप को, मतलब जो आप लूप लेंगे, जो क्लोज पाथ आप कंसिडर करोगे, उसको ट्रेवल करते वक्त जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे पॉजिटिव साइन, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे उसके आगे नेगेटिव साइन। ये पॉइंट डन है, बताओ। ये साइन कन्वेंशन प्लस और माइनस साइन कन्वेंशन, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर, हाँ देखो मैं इसलिए फिर से बोल रहा हूँ यार, किताब में अलग अलग बुक्स में अलग अलग, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आगे माइनस लगाइए, ऐसा भी मिलेगा तुम्हें किसी बुक में, और माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो आगे पॉजिटिव साइन लगा लो, मतलब बुक्स वाइज। मेरा अपना सीधा सा कन्वेंशन है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है तो नेगेटिव। अब ये जो सिंपलेस्ट था इसको आप एक्सटेंड करो, इस सिंपल सर्किट के कंसेप्ट को आप थोड़ा से कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रेजुअली लेवल बढ़ा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसका। मान लो यहाँ पर कैपेसिटेंस है और इसको हमने 2 बैटरीज के साथ कनेक्ट किया, इट्स लाइक ऐसे करके 2 बैटरी हमने कनेक्ट कर दी यहाँ पर। अपने आप समझ जाओगे क्या करना है मुझे। ये बैटरी मान लिया 12 वोल्ट की है, और ये वाली बैटरी मान ली हमने प्लस माइनस कुछ 6 वोल्ट की। कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कुछ मान लेते हैं यार, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड मान लो, और यहाँ का चार्ज कैलकुलेट करना है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव है, आप वैसे भी कर सकते हो, इसके लिए लूप लॉ लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ये वैसे ही हो जाएगा। फिर भी इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने के लिए एक बार लगा के देखते हैं।
प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं, बैटरी, कैपेसिटर, इवन अगर रजिस्टर होता तो उसका भी, इंडक्टर लगेगा तो भी, जितने भी एलिमेंट सर्किट में होंगे उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख लो। अब उसके बाद हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और सपोज क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम अपना क्लोज पाथ क्लॉकवाइज तरीके से कंप्लीट करेंगे, अपने क्लोज पाथ को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट करेंगे। तो क्लॉकवाइज ट्रेवल करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज प्लस Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 2। क्लॉकवाइज ट्रेवल करते वक्त जब नीचे वाली ब्रांच में आएंगे, क्लॉकवाइज ट्रेवल करते वक्त नीचे वाली ब्रांच में, तो ऑब्वियसली इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस के आगे -6 -12 एंड राइट साइड 0, Q इक्वल टू 36 माइक्रो कूलम। ये भी ठीक होगा, बहुत ये भी एलिमेंटल है। यस सर। राइट, थोड़ा सा बढ़ा ले इसका कंसेप्ट फिर, अगर ये दोनों आपको थोड़ा सा सही लग रहे हो। यस सर, यस सर। यस सर। आगे बढ़ाते हैं इसको फिर। देखो सिस्टमेटिक तरीका तो यही है, अगर आप इसको करोगे तो कोई एरर कभी नहीं होगी, कोई एरर नहीं हो सकती, और ना मुझे फिर कुछ याद करने की जरूरत है कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस, ये सब कुछ नहीं। तो मैं ना एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो ये एक सर्किट है, ना इसको सॉल्व करते हैं 3.26 करके। चलिए इसमें यहाँ पर कुछ 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है, 6 हो गया, ये 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस हो गया, 12 वोल्ट, और यहाँ पर ये 9 वोल्ट। और क्वेश्चन ये है इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कुछ नाम दे दो आप ए और बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये क्वेश्चन है। देखो एक बार करके दिखा रहे हैं, हालांकि ये अभी लेंदी मेथड करूंगा, फिर बाद में इसका ऑब्जेक्टिव भी है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, किसी भी ब्रांच में, मतलब चाहे यहाँ वाली ब्रांच चाहे यहाँ वाली ब्रांच, किसी भी एक ब्रांच में क्यू चार्ज को फ्लो कराओ आप, किसी भी एक ब्रांच में स्टार्ट कर दो आप, ये वाली ब्रांच में, ये वाले ब्रांच में, या इसमें कहीं से भी एक चार्ज क्यू स्टार्ट करो आप, जैसे करंट फ्लो कर पाते हो। और ये चार्ज हम जो इस ब्रांच में फ्लो कराएंगे, इस चार्ज को यहाँ ला करके और इस पॉइंट पर डिवाइड करो, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस वाले ब्रांच में से क्यू चार्ज फ्लो किया और ये आगे जाकर के पॉइंट ए पर इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, यानी इधर कुछ चार्ज चला जाएगा और यहाँ पर कुछ चार्ज आ गया। सपोज इस तरफ स्मॉल क्यू चार्ज गया एंड रिमेनिंग चार्ज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इस तरफ गया। ठीक है, मैं एक एक स्टेप पर वेरिफिकेशन करूंगा। ये वाला पॉइंट ठीक है, मतलब चार्ज वाला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला स्टेप है मेरा। यस सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हाँ, सर्किट सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होगा वो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आगे जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, तो हम पोलैरिटीज देख लेते हैं क्या बनेंगी यार। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट आएगी, ये नेगेटिव प्लेट आएगी। इसमें ए से बी की तरफ अगर चार्ज जा रहा है तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव। इसमें लेफ्ट साइड चार्ज जा रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा।
बैटरीज का इलेक्ट्रिक फील्ड +2 ये इस तरीके से हो गया। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस आ गई। अब काम खत्म हो गया। अब मुझे सिर्फ लूप लॉ लगाना है, मुझे सिर्फ लूप लॉ फॉलो करना है इसमें। तो आपको थोड़ा सा बोर्ड पर देखना है, मैं लेफ्ट वाला लूप लगा रहा हूँ, ये वाला, और इस पॉइंट से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो अगर यहां से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज ट्रेवलिंग करते हैं, मतलब इस तरीके से, तो यहां से पॉइंट ए की तरफ जब जाओगे तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे, माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस, चार्ज बाय कैपेसिटेंस, ये हो गया यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर नीचे आ रहे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर नीचे आओगे, जब नीचे जा रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे, प्लस चार्ज स्मॉल क्यू अपॉन द कैपेसिटेंस। फिर लेफ्ट जा रहे, क्लॉकवाइज चलेंगे जब, तो ऐसे करके फिर अब लेफ्ट साइड जाओगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस 12 वोल्ट एंड इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन यहां से बना लेंगे इस वाले लूप से, सेकंड इक्वेशन। वो कैसी होगी देखो, सेकंड इक्वेशन जो इस वाले साइड वाले लूप में बनेगी, उसमें भी हम क्या करेंगे, मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो जब क्लॉकवाइज आएंगे तो यहाँ से राइट साइड जब जाओगे, इस पॉइंट से राइट साइड की तरफ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो, तो माइनस चार्ज जो इस कैपेसिटर के पास आएगा वो कैपिटल क्यू एंड डिवाइडेड बाय इसकी कैपेसिटेंस 6। इधर आए, फिर इधर लेफ्ट साइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड +9। अब जब ऊपर जाएंगे, बिकॉज जैसे अगर क्लॉकवाइज ट्रेवल करके आ रहे हो तो यहाँ पर ऊपर जाओगे आप इस ब्रांच में ऊपर की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, माइनस और इसका चार्ज स्मॉल क्यू अपॉन द कैपेसिटेंस 2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व करिए इसको। इक्वेशंस बनाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इक्वेशन से सही बनेंगे तभी इसके आंसर्स भी सही आएंगे मेरे। इनमें किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि ये माइनस प्लस, ये माइनस कैसे, ये माइनस कैसे, यहाँ प्लस कैसे, वो एक बार जरूर चेक कर लो, बिकॉज अगर यहाँ पर कुछ एरर हुआ तो आगे आंसर तो वैसे भी गलत ही आएगा। और मेरा लॉजिक बड़ा क्लियर है इसके लिए, मतलब प्लस माइनस का लॉजिक मेरा बड़ा क्लियर है कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब मेरा मूव करने का तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो मैं आगे पॉजिटिव साइन रखूंगा, और मेरे मूव करने का तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा तो मैं उसके आगे माइनस साइन लगाऊंगा। मैं सिर्फ इसको फॉलो करता हूँ। क्लियर है ये दो इक्वेशंस यार, पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद ये दो इक्वेशंस। यस सर। ठीक, राइट। अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके स्मॉल क्यू बताओ कितना आएगा, मतलब एक्चुअली हमें स्मॉल क्यू चाहिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच, है ना। उसका भी तरीका बताए, क्योंकि स्टूडेंट्स में प्लस माइनस का बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है प्लस और माइनस को लेकर के, कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि आंसर नेगेटिव आएगा, ये बड़ी कंफ्यूजन है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाओ, स्मॉल क्यू की वैल्यू सॉल्व करो। इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से स्मॉल क्यू कितना आएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके लिए भी देखो आप, हमें ये पूछा गया है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, वीए माइनस वीबी। तो इसमें ये वाला कंसेप्ट लगाओ यार, वीए माइनस वीबी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2। तो वीए माइनस वीबी का मतलब ट्रेवलिंग कैसे करोगे आप, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। इस रूल के हिसाब से, इस मेथड के हिसाब से, अगर मुझे वीए माइनस वीबी निकालना है, इसका मतलब जो ये डी आर है वो ए से बी की तरफ होगा या फिर बी से ए की तरफ होगा। ए से बी। ए से बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी डायरेक्शन आपका ए से बी है,
मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। VA minus VB will be a positive term plus, and it will be Q divided by 2 potential difference। तो स्मॉल q यहाँ से निकाल करके जो भी तुम्हारा आंसर है स्मॉल q का वो यहाँ रखो, एंड फाइनली बताओ VA minus VB की वैल्यू। सर 18/11। 18 बाय, मतलब कैलकुलेशन देखो। और क्वेश्चन देखो आप। इसमें बताना यार, ये 6 वोल्ट है, यहाँ पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। और यहाँ पर कोई पॉइंट A है और यहाँ पर कोई पॉइंट B है। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। सेम क्वेश्चन, फाइंड VA minus VB। देखो पहला रूल जो था, फर्स्ट पॉइंट, वो था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं भी कर लो आप, किसी भी ब्रांच में कोई भी चार्ज मान सकते हो, किसी भी ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में कैपिटल Q ले लो, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। तो मैं लोअर ब्रांच से स्टार्ट कर लेता हूँ, मिडिल ब्रांच से स्टार्ट, किसी भी ब्रांच में से स्टार्ट हो सकता है ये, अपर से, मिडिल से, लोअर से, जिसमें से मन करे। मिडिल ब्रांच से स्टार्ट कर लेते, कैपिटल Q चार्ज इधर मान लिया, उस चार्ज को आगे ले गए और बाकी के 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, एक तरफ स्मॉल q एंड रिमेनिंग साइड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, चार्जेस की जो डायरेक्शंस हैं इनके अकॉर्डिंग पोलैरिटी डिसाइड करो। तो इस चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस माइनस अपीयर होगा। ये जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज है इसके हिसाब से प्लस माइनस ऐसे बनेगा, और ये चार्ज जो नीचे वाली ब्रांच में फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से ये प्लस माइनस होगा, जो कि मुझे करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते रहेंगे। बैटरीज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली प्लस टू माइनस है। खत्म हो गया। और अब इक्वेशंस बना लेते हैं, इनकी इक्वेशंस बनाओ। इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करके देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो नीचे आएंगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो राइट साइड जाओ। राइट साइड जाने पर यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके लिए नेगेटिव वोल्टेज मानेंगे -4, इसके लिए पॉजिटिव वोल्टेज मानेंगे चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस प्लस Q/1। फिर ऊपर गए, लेफ्ट साइड गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और लेफ्ट गए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये दोनों पॉजिटिव वोल्टेज प्लस स्मॉल q/3
और 6 वोल्ट का यहाँ पर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ वाले लूप के लिए लेंगे, इसमें हम क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं। ये कंप्लीटली चॉइस हमारी है, कहीं से भी स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें, ऐसे करके हम क्लॉकवाइज आ गए, तो अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करें, तो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि माइनस, सो माइनस ऑफ 4। और आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे Q/1 प्लस, नीचे आए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज अपॉन द कैपेसिटेंस, और लेफ्ट गए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 2। अब यहाँ से साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, तो आपको दो काम करने होंगे, कैपिटल Q और स्मॉल q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये पार्ट तुम लोग को खुद करना पड़ेगा, ये छोड़ दे रहे अभी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सर ये कैपेसिटर्स हैं सर्किट में, तो हम क्यों निकाल रहे हैं? अगर रेजिस्टर्स होते तो आई लेके करते हैं। बिल्कुल, हाँ, I/R लगाते, ओम्स लॉ फॉलो करते रेजिस्टेंस में। सर मतलब सिमिलर प्रोसेस ही होता है ना। हाँ, तभी मैंने बोला कि ये जो रूल्स हम यहाँ समझेंगे, इसको हम रेजिस्टेंस में भी इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि रेजिस्टर्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सर हाँ। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे ए पॉइंट को पोटेंशियल V मान लिया, फिर उसके बाद 6 वोल्ट और 4 वोल्ट वाला जो पाथ है उससे ट्रेवल करे, तो फिर वो उसको पोटेंशियल से नहीं निकाल सकते उससे? हाँ, कर सकते हैं, वो पोटेंशियल मेथड भी कर सकते हैं आराम से। वो छोटा मेथड होता है, इनफैक्ट पोटेंशियल मेथड छोटा है। Yes, sir. हाँ, करेंगे, उसको भी कर सकते हैं। मैंने पहले बोल दिया था कि इससे भी छोटे मेथड्स हैं, ठीक है। बट फिर भी जितने हम लोगों ने भी क्वेश्चन एनालाइज किए हैं ना प्रीवियस ईयर में, चाहे वो मेंस और एडवांस के हों, हमने ये देखा उसमें, मतलब एडवांस के भी क्वेश्चंस और मेंस के भी, कि बहुत मेजर डिफरेंस कहीं नहीं आया। मतलब कि जो क्वेश्चंस हम लोग अपनी असाइनमेंट्स में करते हैं या बुक्स में करते हैं, वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप भी देख लो उठा के, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आया ही नहीं कभी। हम लोग अननेसेसरली डिस्टर्ब हुआ करते हैं, आए बड़े सिंपल सर्किट्स। सर इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है ना, वो कोई लॉ होता है जिससे वो एक फॉर्मूला से निकल आता है नेट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का, कि कैपेसिटेंस निकालने का। सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वो कोई लॉ होता है, बताया था 12th में। अरे वो मिलमैन्स थ्योरम होता है सर, वो हाँ पोटेंशियल। हाँ सर, मिलमैन्स थे। अरे बच्चा रहने दो, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये सब चीजें पढ़ करके भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, नॉलेज का बेनिफिट होगा, लेकिन फाइनल जेई के एग्जाम्स में ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला। तो ये दो कैलकुलेट होने के बाद, उसके बाद हम सिर्फ फाइनली इस पॉइंट, मेरा कंसेप्ट अभी आपको ये फोकस करने का है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जब आए ना, VA माइनस और VB निकालने वाले, कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आप ना, लॉजिक वही है, A से B चलो आप, और इंटीग्रेशन ऑफ E.dr करते जाओ। एक्चुअली इंटीग्रेशन करना नहीं होता मुझे। तो जब A से B चलोगे, और इसमें मैंने कहा था कि पाथ कोई भी चूज कर सकते हो, एनी पाथ, यू कैन चूज एनी पाथ। कोई भी पाथ चूज कर लो जो आपको समझ में आए, A से B तक का सबसे सेम आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। तो एक पाथ मेरा ये वाला है, देखो पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे, एक पाथ मेरा लेफ्ट साइड जाएगा। तो जब लेफ्ट साइड वाला पाथ जाएंगे, लेफ्ट साइड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो पॉजिटिव, तो यहां पर पहला वोल्टेज प्लस में लिखेंगे, +4। फिर A से लेफ्ट जाके नीचे आएंगे, और फिर राइट साइड आएंगे B की तरफ। तो जब राइट साइड जाओगे, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, सॉरी ये 6 था, यहाँ 6 था, यहाँ -4 आ जाएगा। और फिर पॉइंट B आ गया मेरा,
ये VA माइनस VB है। जो आप लोग कह रहे हो ना कि VA माइनस VB, अगर मेरे को एक्चुअल में VA माइनस VB निकालना होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत थी नहीं वैसे। ठीक है, मैं ये मत समझो कि मैं आपको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ VA माइनस VB निकालना होता फिर तो वो तो ऐसे भी आ जाएगा। हमें 2-3 कंसेप्ट सीखने हैं कि हमें चार्जेस भी कैलकुलेट करने आने चाहिए। मे बी वो चार्ज कैलकुलेशन पूछ ले आपसे। सर अगर वो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछता कि VA पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E एंड B तो ऐसे ही डायरेक्टली निकाल देता। हाँ, वो तो यही हो गया फिर तो। बट ये पूछेंगे नहीं ना, ये देखो मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ। सर ये ऊपर वाला मेथड तब काम आ जाएगा अगर ये जो दो बैटरीज लगी इनके बीच में एक कैपेसिटर और आ जाए लेफ्ट हैंड पे। वही सब मतलब वही बातें हो रही है कि अगर सर्किट्स में मतलब अभी आप इसको ये मत सोचो कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ ये सोचो कि आपको ये चीजें अपनी रेक्टिफाई करनी है कि पहले कोई भी डाउट अगर ये रहा हो माइनस प्लस का तो वो डाउट खत्म हो जाए मेरा। VA माइनस VB मेरा इसी से आ गया। और भी पाथ चूज कर सकते थे हम, कोई भी पाथ, बट यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आ रहा है। चार्जेस आप इससे निकालो। वो बात सही कह रहे हैं। हमें एक क्वेश्चन और कराएंगे, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इसके अंदर कंसेप्ट्स कई सारे हैं। यहाँ पर हम 2 कैपेसिटर्स यूज कर रहे हैं। और ये वाला कैपेसिटेंस C1 मानेंगे, ये वाला कैपेसिटेंस C2 है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर C2 कैपेसिटेंस है और ये राइट साइड पर C1 कैपेसिटेंस, या फिर C3 और C4 कर लेते हैं। C3 एंड C4 है, ऐसे कर लीजिए। और ये कनेक्टेड है किसी बैटरी से। और इन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अब आपको। चेक करो क्या आंसर आएगा। VA माइनस VB कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ VA माइनस VB न्यूमेरिकल वैल्यू दूं या सिंबल्स में कर लोगे? मतलब ठीक है, कंफर्टेबल है सिंबल्स में या फिर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए कोई? ठीक है सर। सिंबल्स में ठीक रहेगा, इससे भी कर लो, ठीक है। फटाफट देखते हैं इसको, बहुत जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं क्विकली। तो हमने मान लिया इस ब्रांच में से कैपिटल Q चार्ज गया। मैं मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता किसी प्रोसेस को। कैपिटल Q गया और उसके बाद इन 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले में स्मॉल q डिवाइड कर दिया, नीचे वाले में कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। सिंपल तरीका। ये स्मॉल q आगे ट्रेवल करता रहेगा क्योंकि आगे कोई अब और किसी पॉइंट पर डिवाइड होने वाला नहीं है वो, तो ये स्मॉल q यहाँ भी जाएगा और यही चार्ज इस वाले कैपेसिटेंस में जाएगा। इनको सीरीज में भी कह सकते हो, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, एंड देन आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उससे भी किया जा सकता है इसको, बट जरूरत नहीं है। सीरीज पैरेलल की जरूरत नहीं है चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। अब बताओ यार, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं और C1 से होता हुआ फिर C2 से होता हुआ और फिर ऐसे होता हुआ और वापस बैटरी से हो करके अपना पाथ कंप्लीट कर दूं, ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट C1 की तरफ गए, फिर C2 की तरफ गए, फिर नीचे बैटरी से हो करके और वापस अपना पाथ कंप्लीट किया, तो जो मुझे वोल्टेजेस मिलेंगे उनके आगे के साइन कन्वेंशन सब आप लोग बताओ। यहां से स्टार्ट करके आगे जा रहे हैं तो Q by C1 क्या इसके आगे साइन कन्वेंशन क्या लगाओगे? Q by C1 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आगे जाओ Q by C2 पॉजिटिव पॉजिटिव फिर नीचे बैटरी में आए, लेफ्ट साइड की तरफ, इधर से लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट अगेंस्ट नेगेटिव माइनस V एंड इक्वल टू 0। सो इसको इक्वल टू V डायरेक्ट कर दीजिए, तो इससे स्मॉल q डायरेक्टली मिल जाएगा, मतलब इस ब्रांच का चार्ज डायरेक्टली आ जाएगा। और यही काम नीचे वाली ब्रांच में कर देगा, सेम नीचे वाले ब्रांच में कर दूं एग्जैक्टली सेम चीज। तो नीचे वाले ब्रांच के हिसाब से कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय C3
and plus capital Q minus small q divided by C2 is also equals to V। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। C4 है सर वो। सॉरी C4। मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे माइंड में ये सब चीजें ऐसी बैठी होती हैं कि चार्ज पूछा जा रहा है फिर भी हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं कि भाई क्या जरूरत है C इक्विवेलेंट की। यहाँ पर हमारा Q और कैपिटल Q माइनस Q डायरेक्ट इक्वेशन से आ रहे हैं। अच्छा, अब A और B का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मुझे। तो यहाँ से मैं कुछ आंसर जो है बड़े सिंपल आंसर है तो लिख लेते हैं। स्मॉल q आ जाएगा C1 C2 V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी C3 C4 V अपॉन C3 प्लस C4 डायरेक्टली है। तो ज्यादा टफ काम नहीं है ये। VA माइनस V भी चाहिए मुझे। तो आप A से B कोई भी पाथ चूज करो, एनी पाथ A टू B। एनी पाथ का मतलब इधर से जाओ चाहे राइट साइड से होके आओ, कैसे भी। तो लेफ्ट साइड वाला पाथ चूज कर लेते हैं। ए से लेफ्ट चलते हैं, ए से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा आपको, विच इज माइनस Q डिवाइडेड बाय C1 ए से लेफ्ट आने पर, और फिर टुवर्ड्स B की तरफ तो प्लस लिखेंगे और कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय C3। ठीक है ये चीज बोलो। यस सर। यस सर। ये सब्स्टिट्यूट करो स्मॉल q यहाँ पर और कैपिटल Q माइनस Q को सब्स्टिट्यूट कर देखो क्या आंसर बनता है। ये हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय C3 और माइनस ये, उसमें से अगर हम नोटिस करें तो V कॉमन निकल जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4 माइनस C2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C1। चेक जरूर करना यार, हो सकता है कैलकुलेशन यस सर, मिस्टेक। सही। यस सर। अब हम इसमें एक फॉर्मेट और चेंज कर सकते थे। यहाँ पर 1 कर देते हैं और ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस C3 बाई C4 और इसमें भी 1 कर दें इसको तो ये 1 प्लस C1 बाई C2। कुछ पॉइंट्स हैं, बड़ा केयरफुल देखना है इसको, कुछ पॉइंट्स आपको बोलने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट, अगर C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, क्या बना VA माइनस VB। अगर ये रेशियो C1 बाई C2 रेशियो और C3 बाई C4 रेशियो बराबर है सर 0। VA माइनस VB बिकम्स 0। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो गए। जितना पोटेंशियल A पर उतना ही पोटेंशियल B पर, और यही क्राइटेरिया कहलाता है आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कि इफ C1 by C2 and C3 by C4 are equal, there will be no potential difference between the point A and point B. So any wire between these 2 points or any capacitor between these 2 points is useless. उसमें चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा तो यहाँ पर कनेक्टेड कैपेसिटर में कोई चार्ज क्रिएट होगा ही नहीं। आई बात समझ में ही आती? जी बच्चा। यस सर। आया बात समझ में? फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल दे दो साथ में पैरेलल में। एज एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कैपेसिटेंस कनेक्ट करें और यहाँ पर भी कैपेसिटेंस लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं।
ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये कैपेसिटेंसेस थोड़ी सी डिफरेंट हुई, ये 3C 6C दिख रहा है, और ये C, ये 2C मान लिया जाए, और यहाँ मिडिल में 4C है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा? अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, इस रूल को और समझ गए, ये पॉइंट अगर समझ में आ रहा है कि अगर C1/C2 एंड C3/C4 बराबर है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है, और वही चीज यहाँ पे हो रही है। 3C/6C यानी 1/2, और C और 2C यानी कि ये भी 1/2। तो यहाँ भी वही रेशियो बन रहा, ऊपर भी सेम रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको A पॉइंट, इसको कोई P पॉइंट कह दूं और इसको Q पॉइंट कह दूं, तो जितना पोटेंशियल P पर उतना ही पोटेंशियल Q पर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, कोई चार्ज नहीं होगा यहाँ पर, मिडिल वाला कैपेसिटर यूजलेस है। और अगर ये मिडिल कैपेसिटर यूजलेस कर दो आप, मतलब इसको रिमूव कर दिया जाए, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको रिमूव कर दीजिए 4C को ना, ये दो सीरीज कैपेसिटर्स हो जाएंगे, ये दो सीरीज कैपेसिटर्स, और उसके बाद इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो। कितना आएगा वो, मैं सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला भी नहीं बता रहा, क्योंकि वो आसान सा फॉर्मूला होता है 12th पास के हिसाब से। 3C और 6C का सीरीज इक्विवेलेंट बताओ आप कैपेसिटेंस में, 2 सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ दीस टू, 3C और 6C सीरीज कॉम्बिनेशन में 2C, और ये C और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन 2C/3 2/3। तो 2/3 यहाँ पर आएगा, 2 ऊपर आएगा, और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए 2 + 2/3 करके 8/3 8C/3। ये इनका फाइनल इक्विवेलेंट होगा, जो आसान है वैसे। दूसरा कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है, सेकंड कंसेप्ट। अगर ये रेशियो बराबर नहीं है, मान लीजिए, बिकॉज ये कह रहा था बैलेंस व्हीट स्टोन, अगर ये रेशियो बराबर नहीं है, उस कंडीशन पे क्या आंसर बनेगा आपका? मतलब कि C1/C2 और C3/C4 ये इक्वल नहीं है, सपोज ज्यादा है, C1/C2 मोर देन C3/C4 है। अब आप बताओ, ऊपर लिखा है, इसको देख के बताओ, C1/C2 का टर्म बड़ा है और C3/C4 का टर्म छोटा है, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर कम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर ज्यादा आ रहा है। पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा मेरा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल कम होगा, अगर C1/C2 ज्यादा है तो। मतलब जिस ब्रांच में कैपेसिटेंस की रेशियो ज्यादा है C1/C2, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटेंस का रेशियो ज्यादा है वहां पर पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, और जिस ब्रांच में कैपेसिटेंस का रेशियो कम आएगा वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका यूज कैसे करोगे? इसका यूज कैसे करेंगे वो देखिए, इसी न्यूमेरिकल में, मैं न्यूमेरिकल ही चेंज कर रहा हूं यहाँ पर। यहाँ पर यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है और यहाँ भी 1 है, और बीच में आपने एक कैपेसिटेंस लगा रखा है, वो सपोज 4 है, वो सब माइक्रोज में है, और इनको कनेक्ट किया जाए किसी बैटरी के साथ, लेट्स से 16 वोल्ट या 12 वोल्ट, कोई भी एक पोटेंशियल डिफरेंस लेकर के, और अब इनमें चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, चार्ज फाइंड आउट करना है कि इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या चार्ज होगा, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से कैपिटल Q स्टार्ट करोगे,
उसको फिर आगे आके डिवाइड भी कर लेंगे। इस ब्रांच में और इस ब्रांच में हम चार्जेस को डिवाइड कर देंगे, एक तरफ स्मॉल क्यू रख देंगे और एक तरफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब आप बताओ मिडिल ब्रांच में चार्ज का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये जानते हुए C1 बाई C2 अगर C3 बाई C4 से बड़ा है तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, 3/1 और यहाँ 2/1, ऊपर वाली ब्रांच में रेशियो जाता है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इधर पोटेंशियल लो आएगा, हाई से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा। दैट मींस स्मॉल क्यू चार्ज को डिवाइड करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में Q1 एंड रिमेनिंग आप राइट साइड लेके जाओगे Q माइनस Q1। फिर ये जो Q1 नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q लेफ्ट साइड से इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q फ्रॉम द लेफ्ट टू दिस पॉइंट, और स्मॉल Q1 टॉप साइड से इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, टॉप से नीचे की तरफ। तो ये दोनों चार्जेस इस पर्टिकुलर जंक्शन की तरफ है। किरचॉफ का एक और रूल भी है, जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आएगा एग्जैक्टली उतना ही चार्ज आगे चला जाएगा, यानी इस ब्रांच के अंदर चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q माइनस Q प्लस Q1। ठीक है ये यस सभी को? ये जो डायरेक्शन है ये क्लियर हुआ कि इसको डाउनवर्ड क्यों लिया आपने? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ये है कि इसमें ऊपर चार्ज जाएगा या नीचे चार्ज जाएगा, उसकी क्लैरिटी यहाँ से मिलती है। ठीक है बोल बताओ आगे, अगर ओके हो तो आगे बताएं। किसी का कोई डाउट है इसमें? चलो ठीक है, आगे इसके लूप इक्वेशन बना करके आंसर दे आइए। उसके बाद एक और पॉइंट है, यहाँ पर कोई P पॉइंट लेते हैं और इस तरफ कोई Q पॉइंट या कोई और ले लेते हैं पॉइंट, E और F कर देते हैं। E और A का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, अगर पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट E, तो E से A की तरफ जाएंगे फ्रॉम E टू A ऐसे, और Q बाई C1 आंसर होगा। और Q हम लोगों ने निकाला हुआ था इसके पहले, वो इरेज कर दिया है, बट Q की वैल्यू फाइंड की थी, उस हिसाब से ये आंसर बनेगा C2V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और B और F का पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट B और पॉइंट F का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे B और F के बीच, तो ये कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय C4। इसका भी एक्सप्रेशन सॉल्व किया था, कैपिटल Q माइनस Q का भी, और ये आंसर बनेगा C3 इंटू V डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4। ठीक है ये कुछ बोल दीजिए आप लोग, तो फिर हाँ ऐसे सर। यस सर। आगे बढ़ते रहे ना। बहुत केयरफुली इसमें एक चीज देखने वाली है,
एक चीज बहुत केयरफुल देखने तरीके से, C2 से कॉमन करेंगे, C2 से डिवाइड कर दें अगर, तो ये जो टर्म है यहाँ पर अगर C2 से डिवाइड करते हो तो ये कुछ ऐसा आएगा, V डिवाइडेड बाय 1 प्लस C1 बाय C2। देख लेना इसको, क्योंकि मेरे पास बोर्ड स्पेस कम है इसलिए हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए, इसलिए वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। और ये आएगा V अपॉन 1 प्लस C4 बाय C3। वेरीफाई कर दो तो आगे बढ़ जाए। सही लिखा वैसे तो, बट फिर भी। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये है, अगर C1 और C4 बराबर हों, C1 और C4 इक्वल हो, और C2 और C3 इक्वल हो, C1 इक्वल टू C4 एंड C2 इक्वल टू C3, अगर ऐसा हो जाए क्या ये दोनों सेम रिजल्ट्स आएंगे यार? मतलब ये VE माइनस VA और VB माइनस VF, क्या ये सेम रिजल्ट्स होंगे? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अगर यहाँ के कैपेसिटेंस और यहाँ के कैपेसिटेंस सेम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस B और F के बीच है, और C3 इक्वल टू C2, तो जो सेम लॉजिक यहाँ भी आएगा, उसको भी प्रूव कर सकते हो। E और A का पोटेंशियल डिफरेंस B और F के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा, और E और B का पोटेंशियल डिफरेंस, E और B का पोटेंशियल डिफरेंस A और F के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। और इसका यूज करेंगे हम लोग सर्किट्स को सॉल्व करने में। HCV में इसके पूरे क्वेश्चंस हैं, HCV की कैपेसिटर वाले चैप्टर में, HCV के कैपेसिटर वाले चैप्टर में 3-4 क्वेश्चंस का पूरा एक सीरीज है, जो बता दे रहा हूँ आपको। कैपेसिटर चैप्टर में प्रॉब्लम नंबर 26 है ये, कैपेसिटर चैप्टर में प्रॉब्लम नंबर 26। क्या हुआ मतलब इसका देखो, इसको मैं इस बार एक एग्जांपल में करके दिखाते हैं। और ये रूल्स रेजिस्टेंस के लिए भी हैं। अगर ऐसी मान लो सर्किट लगाई जाए आपको, इस टाइप की सर्किट, 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस और यहाँ भी 1, यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, यहाँ पर भी 3 लगा दो, और बीच में 2। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो इसको भी डिस्कस कर रहे थे हम, वही सर्किट हुआ ये। ऐसी कंडीशंस में हम क्या कह रहे हैं आपसे, मान लिया कैपिटल Q चार्ज गया, मान लेते हैं स्मॉल q यहाँ आया और बाकी का चार्ज यहाँ आया, और अभी अभी इसी की डेरिवेशन करके दिखाया तुम्हें। यही प्रूफ किया गया था कि यहां से इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में भी है। एग्जैक्टली यही चीज प्रूफ की अभी। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेम आएगा, क्योंकि ये वही केस हो रहा है, C1 बराबर C4, C2 बराबर C3। मतलब यहाँ और यहाँ आइडेंटिकल कंडीशंस आएंगी, इन दो में सिमिलर कंडीशंस। तो अगर ये स्मॉल q है तो सिमिलर कंडीशंस में यहाँ पर भी स्मॉल q चार्ज फ्लो करेगा। और उसी सिमेट्री के लॉजिक से, और सिमेट्री का लॉजिक क्या, अभी हम लोगों ने तो पूरा मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाया है। यहाँ वाली कंडीशंस और यहाँ वाली कंडीशन सेम आएगी,
और मिडिल ब्रांच के लिए ऊपर वाली ब्रांच का रेशियो 1:3, नीचे वाले ब्रांच का रेशियो 3:1। और हमने अभी भी कहा था, इसको भी अभी थोड़ी देर पहले किया था, हाई रेशियो वाले ब्रांच से लो रेशियो वाले ब्रांच की तरफ चार्ज आएगी। यहाँ 3:1 का रेशियो चल रहा है, यहाँ 1:3 का चल रहा है, इधर रेशियो ज्यादा है तो इधर से ऊपर जाएगा चार्ज। 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस में चार्ज ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। और ये पता करने के लिए जंक्शन रूल फॉलो करो, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q चार्ज, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q टुवर्ड्स जंक्शन था, स्मॉल q अगर आगे कैरी चला गया, फॉरवर्ड हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, यानी कैपिटल Q माइनस 2 स्मॉल q। ये हो गए चार्जेस। इस तरीके से चार्जेस फ्लो करेंगे। अब लूप इक्वेशंस यहां से चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में उम्मीद कर रहा हूं कि अपने आप देख लोगे। क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना क्लोज पाथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय 1, आगे पॉजिटिव साइन बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो, सिंपल। फिर जब नीचे आएंगे, मूविंग डाउनवर्ड एंड चार्ज इज गोइंग अपवर्ड, तो चार्ज और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं हम, तो माइनस में कैपिटल Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 2। फिर लेफ्ट साइड गए, वो भी चार्ज के अपोजिट है, तो माइनस कैपिटल Q माइनस Q अपॉन 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन हम ये लगा रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस की तरफ जाएंगे, देन 1 की तरफ जाएंगे, और फिर ऐसे ट्रेवल करके बैटरी से होता हुआ अपना पाथ कंप्लीट कर लेंगे। तो जब 3 वाले की तरफ जाओगे, यहां से राइट साइड की तरफ, तो चार्ज बाई कैपेसिटेंस Q माइनस Q अपॉन 3 पॉजिटिव के साथ। आपकी बारी है पॉजिटिव, राइट साइड जा रहे, और राइट साइड गए स्मॉल q बाई 1। फिर ऐसे वापस जब बैटरी में आओगे तो -18 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन कंप्लीट है, सॉल्व कर लीजिए इसको। दो ही वेरिएबल्स हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, सारे चार्जेस मिल जाएंगे हमें। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है, क्रिटिकल पॉइंट ये वाला और ये वाला। मतलब ये जो पूरा सर्किट अभी देखा है तुम लोगों ने आधे एक घंटे से जो देख रहे हो, इसमें व्हीट स्टोन का भी कंसेप्ट है, सिमेट्रिक सर्किट्स का भी कंसेप्ट है। ऊपर नीचे सेम रेशियो बनेगा, अगर यहाँ वाला और यहाँ वाला आइडेंटिकल रेशियो है अगर, तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और अगर ये नॉन आइडेंटिकल रेशियो है तो हाई रेशियो की तरफ पॉजिटिव प्लेट होगी, लो रेशियो की तरफ नेगेटिव प्लेट होगी। और स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर यहाँ और यहाँ सिमिलर कैपेसिटेंस है और ये सिमिलर कैपेसिटेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस से मैच करेगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस से मैच कर जाएगा। इतना आप नोट करें। HCD का प्रॉब्लम 26 ट्राई किया जा सकता है। सर नेटवर्क चला गया था, लास्ट वाला एक बार बता दीजिए,
नीचे वाला लूप क्यों चूज करा था? इसके लिए मतलब दो वेरिएबल थे तो दो लूप चाहिए थे मेरे को। एक लूप हमने ये चूज किया, एक ये वाला चूज किया। एक्चुअली क्या होगा अगर मैं यहाँ वाला लूप लूंगा ना, ये वाला, तो इसको आप एक बार ट्राई करना। यहाँ और यहाँ पर जब लूप लोगे तो सेम ही इक्वेशन बन जाती है। जो इक्वेशन इस लूप से बनती है वही इक्वेशन यहाँ से भी बनती है। सिमेट्रिकल कंडीशंस की वजह से। क्योंकि ऑलरेडी सिमेट्रिक है ना, यही चार्ज यहाँ यूज किया है और ये चार्ज यहाँ यूज किया है, तो हमें दो डिफरेंट इक्वेशंस नहीं मिलती, एक ही इक्वेशन दो बार आ जाती है। ओके। इसलिए एक यहाँ पर ले लो और एक बैटरी वाला यूज कर लीजिए। बट ये सिमेट्री जो है कई जगहों पर तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर मिलेगा, मतलब प्रूफ नहीं है कहीं पर इसका, वो इसको प्रूफ नहीं करता। वो कहते हैं कि ये सिमिलर है इसलिए चार्ज बराबर जाएंगे। अभी तुम्हारे सामने इन सबका प्रूफ है, कब चार्ज ऊपर फ्लो करेगा, कब चार्ज नीचे फ्लो करेगा, कब यहाँ पर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, और ये सारी कंडीशंस है। हालांकि एचसीवी में जो क्वेश्चन है वो चार्ज फाइंड आउट करने का नहीं है। एचसीवी का क्वेश्चन चार्ज फाइंड आउट करने का नहीं है। अगर बुक होगी तो उसका 20 वो क्वेश्चन बेसिकली है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। ऐसा ही डायग्राम होगा और उसमें सी इक्विवेलेंट पूछा गया कि टोटल कैपेसिटेंस क्या बनेगी इसकी। कोई सजेस्ट करेगा कैसे करोगे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? जो एचसीवी में क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। सर टोटल चार्ज अपॉन टोटल वोल्टेज। चार्ज अपॉन टोटल वोल्टेज। तो उसमें उन्होंने अपने अपने फिगर में, अगर आप बुक देख पाओ, उन्होंने कोई वोल्टेज लगा के दिया नहीं है मुझे। यहाँ पर उन्होंने कोई वोल्टेज लगाया हुआ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी वोल्टेज चूज कर लो, कोई भी वोल्टेज चूज कर लेना अपने हिसाब से। और टोटल चार्ज बाय टोटल वोल्टेज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज, मतलब कि अगर ये 18 है तो Q अपॉन 18, दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस। सर अपने हिसाब से चूज कर लेना मतलब उन्होंने, आपके पास बुक हो तो देखो, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है फाइंड द सी इक्विवेलेंट। यहाँ पर बैटरी नहीं लगाई उन्होंने। मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ उसका। ट्वेंटी सिक्स है ना, 26 क्वेश्चन। इनका यही फिगर है, 26 में जो क्वेश्चन है वो ये है। ट्वेंटी सिक्स का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 26 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर 1 कैपेसिटेंस है, ये 3 है, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस 3 है और ये कैपेसिटेंस 1 है और बीच में कैपेसिटेंस 4 है। ये सब माइक्रोफैरेड्स में, ठीक है। 26 का फर्स्ट फिगर है, ऐसा ही कुछ है, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। Find the equivalent capacitance between the point A and point B. उसमें बैटरी तो है नहीं, तो वो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी एक बैटरी मान लो, कितने भी वोल्ट की, क्योंकि कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो हम 5 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी मानना है मान लो आप, जितना भी वोल्टेज मान सकते हैं। हम 2 वोल्ट मान लेते हैं। सर आंसर नहीं चेंज होगा? नहीं होगा। देखिए एक बार बताऊं, देखिए कैपेसिटेंस अप्लाइड वोल्टेज की प्रॉपर्टी नहीं है। इसको आप ऐसे समझो, बल्ब ले आप, बल्ब, जब हमने एक बल्ब परचेज कर लिया तो उसके अंदर जो फिलामेंट है उसका एक रेजिस्टेंस होगा,
बल्ब का फिलामेंट है, उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। यस अब आप उस बल्ब को 10 वोल्टेज दे, मतलब आप उस बल्ब को 10 वोल्ट सप्लाई कर दो, चाहे 250 वोल्ट सप्लाई कर दो, चाहे उसको आप 1000 वोल्ट सप्लाई कर दो, उसके अंदर का लगा हुआ फिलामेंट तो बदल नहीं जाएगा। वोल्टेज से क्या होता है, उसमें करंट को चेंज कर सकते हो आप, रेजिस्टेंस को नहीं। और वैसे ही कैपेसिटेंस के साथ होता है। कैपेसिटेंस वैसे भी हम कांस्टेंट बोलते हैं, कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ सिस्टम। अगर आप इसके अक्रॉस 5 वोल्ट लगाओगे तो उसके हिसाब से चार्ज आएगा, मतलब 5 इंटू सी का चार्ज आएगा। आप 10 वोल्ट लगाओगे तो 10 इंटू सी का चार्ज आएगा। मतलब डिफरेंट वोल्टेज पे चार्ज डिफरेंट आता है, बट चार्ज और वोल्टेज का रेशियो, जिसको कि कैपेसिटेंस बोलते हो, वो फिक्स रहता है बेशक। आपने क्लास 12th में ये जरूर पढ़ा होगा कि Q proportional to V and the proportionality constant is capacitance। 100% पढ़ा होगा, अगर बोर्ड लेवल के लिए भी किया हो यस तो। तो हाँ, कैपेसिटेंस को आप एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बता रहे हो। ये V और Q पे डिपेंड कहाँ कर रहा है? वेरिएबल्स Q और V है, C उनके बीच कांस्टेंट है। अच्छा, मैं एक और बात करता हूँ, मैं सुनिए, मैं 2 वोल्ट भी नहीं लेता, मैं इसको V मानता हूँ। चलो, मैं इसकी कोई वैल्यू नहीं मानता, मैं V मान लेता हूँ इसको। वैल्यू नहीं मानते ना, V मान लेते हैं। लेकिन उसके आगे का प्रोसेस सुनिएगा। कैपिटल Q लिया, इधर स्मॉल q भेजा, इधर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q किया। सिमेट्री का लॉजिक लगाया, स्मॉल q यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ भी दिखाएंगे, कैपिटल Q माइनस q यहाँ दिखा रहे हैं तो यहाँ भी दिखाओ, दोनों दिखाएंगे। मिडिल ब्रांच में किस तरफ चार्ज दिखा दें, ये सब बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए। मिडिल वाली ब्रांच में अपवर्ड सर ऊपर की तरफ। ऊपर कितना, कैपिटल Q माइनस Q और उसमें से ये Q लेस माइनस 2Q। Q माइनस कैपिटल 2Q चार्ज दिखा दिया, ये हो गया, चार्जेस खत्म हो गए। ये अभी तुम्हें टाइम लग रहा है, लेकिन जब खुद से करोगे ना तो ये बहुत कम टाइम में होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। तो बातचीत हो रही है हम लोग की, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड फास्ट, मतलब यहाँ पर लूप देगा यहाँ इमीडिएटली, क्योंकि ये सारे स्टेप मेंटली होते हैं, लिखना भी नहीं पड़ता। जब इसको हम लूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी Q/1 इसके लिए। देन नीचे जाएंगे तो माइनस कैपिटल Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय 4। एंड देन जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो फिर माइनस आएगा, बिकॉज चार्ज के अपोजिट जा रहे हो। तो माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q एंड डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन ये बैटरी वाली, तो यहीं से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज चलेंगे। ये सब हमारे दिमाग में चल रहा है, मेंटली हो रहा है ये सब कुछ। यहाँ से स्टार्ट करिए, क्लॉकवाइज चलना है। तो कैपिटल Q माइनस Q अपॉन 3, आगे गए Q/1, लौट के बैटरी से आए तो माइनस V, यानी राइट हैंड साइड पर V हो जाएगा ये। अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं। और मेरा एम क्या है ये पता होना चाहिए आपको, मेरा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में। एम इज टू फाइंड C इक्विवेलेंट, एंड C इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज चाहिए, Q/V चाहिए। ये कंसेप्ट करना है। मतलब मुझे इनमें से एलिमिनेट किसको करना है, फिर क्या चीजें एलिमिनेट करनी है। फिर अगर मुझे कैपिटल Q और कैपिटल V का रेशियो चाहिए, स्मॉल दैट q मींस स्मॉल q एलिमिनेट कर देते हैं। फटाफट स्मॉल q की वैल्यू उठाई, यहाँ से या यहाँ से और उठा कर दिया इसको। फर्स्ट इक्वेशन सबसे आसान है, पहले 4 3 1 क्विकली एलसीएम वगैरह लिया। 12 स्मॉल q माइनस 3 कैपिटल Q प्लस 6 स्मॉल q माइनस 4 कैपिटल Q एंड प्लस 4 स्मॉल q इक्वल टू 0। इससे बहुत जल्दी से देखेंगे स्मॉल q और कैपिटल Q का रिलेशन। 12 6 18 और 4 32 22 और ये 7, स्मॉल q बराबर 7 कैपिटल Q बाय 22। इसको लेके नीचे आ जाओ।
ये हो गया 22 माइनस 7 15 हो गया वो 15/3 और 22 5/22 हो गया वो 5 और ये 7 12 थोड़ा सा देख लीजिएगा सब कुछ सही मतलब ऐसा ना आखिरी स्टेप पे जाके फंस जाए कहीं 12 6 18 और प्लस 4 22 और ये 7 7/22 ठीक है ये भी सही है ये भी सही है 22 माइनस 7 15/3 5 5 और 7 12 22 उधर गया इससे जो कैपिटल Q बाई V की वैल्यू मिल रही है by 22 6 by 11 11 by 6 करके पूछा रहा है Yes, sir. और यही आंसर है यही आंसर है 11/6 अब बुक हो तो वेरीफाई कर लो 11/6 माइक्रोफैराड इसका आंसर होगा यस सर। यस सर। ठीक है अब इसी तरीके से और मतलब मैं कह रहा कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू ना मानो कोई बात नहीं वी मान लो Q बाई V निकाल लो लेकिन उसके लिए ये काम तो करना ही पड़ेगा इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी लेकिन इक्वेशंस बनाने से पहले भी ये लॉजिक पता होना चाहिए ये मेथड पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेम चार्ज रखना है यहाँ पर सेम चार्ज रखना है और यहाँ पर ये रखना है एल्स फिर बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा सर हाँ सर सपोजिंगली वो जो नीचे वाला 1 के साइज का कैपेसिटर है जिससे Q जा रहा है उस वाले 1 की जगह अगर 2 हो जाता वैल्यू कैपेसिटर की तो क्या बाकी का सब सेम रहता सिर्फ यहाँ से एक अलग चार्ज फ्लो करता है हाँ तो एक नया वेरिएबल चार्ज का आ जाता है अभी चार्ज के दो ही सर वेरिएबल्स हैं बाकी क्या दोनों 3 में से सिमिलर चार्ज नहीं ही पास जाता करेगा ना 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 इसकी प्रूविंग पे देखो ना प्रूविंग में इसकी जो इसीलिए प्रूविंग करवाई है यहाँ वाला पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ वाले पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल होने की दो साइमल्टेनियस कंडीशन लगाई थी मैंने C1 बराबर C4 और C2 बराबर C3 अगर नोट्स बनाए होंगे ओके तो सर वहां पर एक बार समझ देखो जब पलट के हम लोगों ने इसको A लिखा था शायद इसको B लिखा था इसको E लिखा था जब डेरिवेशन कर रहे थे यस सर तो VE माइनस VA और VB माइनस VF की इक्वल होने की क्या कंडीशन बन रही थी C1 बराबर C4 और C2 बराबर C3 अगर एक मान लो C1 C4 के बराबर है लेकिन C2 C3 के बराबर नहीं है तो आप उसी डेरिवेशन में देखो ना क्या तब भी यहाँ पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे डेरिवेशन में देख लो नहीं आएंगे मतलब कि ये 1 3 और ये 3 इनका कहना है कि यहाँ 1 नहीं होता यहाँ 2 होता तो ये काम नहीं हो पाएगा फिर ये चीज नहीं हो पाएगी कि यहाँ का चार्ज उठा करके यहाँ कर दो नहीं हो पाएगा ये जो आप सिमेट्री का कंसेप्ट लगाओगे ये तभी लगाना जब यहाँ वाली कैपेसिटेंस यहाँ नीचे मिले आपको और यहाँ नीचे वाली कैपेसिटेंस यहाँ ऊपर मिल जाए एक भी डिस्टर्ब हुआ अगर एक भी डिस्टर्ब हुआ तो ये पूरा सिमेट्री डिस्टर्ब फिर आपको लेंदी मेथड से करना है मिला आंसर या नहीं अभी आपको यस सर Yes, sir. इसमें एक और प्रॉब्लम है इसमें चलो अच्छा पॉइंट पूछ लिया तुमने इसमें एक और दिक्कत है एक और प्रॉब्लम बता दूं क्या होता है जैसे कि मान लो सर्किट ये है इसको कहा जाता है एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज एक्सटेंडेड फॉर्म में हमने 3 कैपेसिटर्स यूज कर लिए यहाँ पर और यहाँ भी 3 कैपेसिटर्स लगा दूं ऐसे करके 3 कैपेसिटर्स ये हमारा C1 है ये C2 है ये C3 है ये C4 ये C5 ये
C6 मान लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर हमने कोई 2 पॉइंट्स चूज कर लिए A1 B1, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स चूज कर लिए A2 B2, और इनको उठा करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमें A1 B1 का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और A2 B2 का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो रूल के हिसाब से क्या करेंगे, हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको यार, बहुत जल्दी जल्दी, आप भी उतनी स्पीड में लिखिएगा। यहाँ से कोई चार्ज दिखाओगे, कैपिटल Q ऊपर लेके गए, स्मॉल q, एंड बाकी का चार्ज नीचे गया। एक स्टेप डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, और उम्मीद करेंगे आप कोऑपरेट करोगे। ये सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे। C1 C2 C3 upon C1 plus C2 plus C3। नहीं वो नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट लगाओ, सिंपल, हमेशा किरचॉफ लूप रूल, सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़ते जाओ, Q by C1 पोटेंशियल डिफरेंस, Q by C2 पोटेंशियल डिफरेंस, Q by C3 पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3, और फिर बैटरी से वापस जब आएंगे तो ये इक्वल टू V बन जाएगा। क्या ये समझ आया कौन से लूप को लेकर के लिखा मैंने ये चीज? ये C1 C2 C3 फिर ऐसे गए और वापस बैटरी से आ गए, ये हो गया क्लोज पाथ। क्या इससे यही इक्वेशन नहीं बन जाएगी? यस सर। Yes, sir. आप देखो इसका जस्टिफिकेशन देखना, एग्जाम में कंफ्यूज होने से अच्छा है कि यही कंफ्यूज हो जाओ। स्मॉल q यहां से मिलेगा आपको C1 C2 C3 इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C4 C3 C1 सॉरी, ठीक है, आएगा यही एलसीएम वगैरह लेकर के। यस सर। सिमेट्रिकल से कैपिटल Q माइनस Q कितना आ जाएगा, कैपिटल Q माइनस Q, सेम लॉजिक से, तो ये C4 C5 C6 इंटू V अपॉन C4 C5 C5 C6 एंड C1 C6 C4 C6। यार क्या हो रहा है, 4 होगा C4 C6। चलो अब जब आपको A1 माइनस B1 चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, सिमेट्री के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सिमेट्रिकल सर्किट अपने आप पे खतरनाक हो जाते हैं अगर अगर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, डिस्टर्ब बहुत करते हैं ये। VA माइनस VB, तो हम A1 से चलेंगे और B1 की तरफ जाएंगे ऐसे लेफ्ट साइड से, तो A1 से लेफ्ट अगेंस्ट चार्ज, तो ये बना माइनस Q बाय C1, और फिर इधर आए B की तरफ, तो कैपिटल Q माइनस Q बाय C4। इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से वैल्यू लेकर के स्मॉल q की वैल्यू पुट कर दें एंड स्मॉल q बाय C1 कर दें, और आगे माइनस साइन अलग से, तो इट इज माइनस C2 C3 V डिवाइडेड बाय ये आ गया, एंड प्लस कैपिटल Q माइनस Q बाय C4, कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय C4 यहाँ से ले लेंगे, तो ये बन जाएगा C5 C6 V अपॉन ये पूरा टर्म। C2 C3 से डिवाइड भी कर लेंगे, C2 C3 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये हट जाएगा C2 C3, यहाँ माइनस को रहने देते हैं, और यहाँ C5 C6 से डिवाइड कर लेंगे, तो C2 C3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ तो 1 आ जाएगा 1, C2 C3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर C1 बाय C3 का टर्म आएगा, और यहाँ पर C1 बाय C2 का। बोलना सही है कि नहीं है, एक बार आप खुद मतलब अपने अपने पेन पेपर का भी यूज करके देखना। और हमारा यहाँ पर टर्म था, यहाँ पर टर्म था आ गया C5 C6 था, ये 1 हो जाएगा, बच्चे एक बार कंफर्म कर लेना।
Yes, sir. Second. अब देखो कैसे गलतियां होती हैं, और वो इसलिए होती हैं कि अपने कंसेप्ट हम बनाते हैं। क्या कंडीशन होगी A1 और B1 के बीच जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आने की? इन दो पॉइंट्स के बीच जीरो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या कंडीशन है? क्या सिर्फ ये कह दूं कि C1/C2 और C4/C5 बराबर है, C1/C2 एंड C4/C5 बराबर है? क्या इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि A1 B1 के बीच का ये वैल्यू जीरो आएगा? नहीं सर। नहीं सर, नहीं आएगा। कब आएगा जीरो? तो जब जब C1 C1 और C3 का C1/C3 is C4/C6 and C1/C2 is equal to C4/C. मतलब पूरी कंडीशन क्या बनेगी? C1/C3 is C4/C6, C1/C2 is C4/C5। क्या ये चीज सही है? देखो जरा एक बार। यस सर। तो क्या ये भी सही होगा? ये कहना सही होगा? देखो क्या ये चीज कहना सही होगा कि अगर C1, C2, C3 तीनों का रेशियो C4, C5 और C6 से मैच कर जाए, जिसका मतलब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि C1/C4 इक्वल टू C2/C5 इक्वल टू C3/C6, ये कह रहा हूं। क्या ये यही चीज नहीं हो गई? C1/C4 is C3/C6, C1/C4 इक्वल टू C2/C5। क्या ये लिखना और ये लिखने में कोई फर्क है? या दोनों एक ही मैसेज, दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है? ध्यान से देखो आप, ये और ये कुछ अलग अलग नहीं लिखा मैंने। Yes. आई बात समझ, है ना? यस सर। तो तीनों का रेशियो और नीचे के तीनों का रेशियो जब मैच करेगा तभी A1 और B1 में जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एंड तभी A2 B2 का भी जीरो आएगा। हमने A2 B2 अब लिखा नहीं है बिकॉज टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है, टाइम भी बचाना है मेरे को, बट इसी तरीके से अगर आप चाहोगे तो वो भी प्रूफ हो सकता है। अगर चाहेंगे तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। बट ये नहीं हो सकता कभी कि यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो तो मैच कर गया, आगे वाला रेशियो मैच नहीं कर रहा, तो हम ये कह दें कि इतना व्हीट स्टोन बैलेंस है और इतना व्हीट स्टोन अनबैलेंस है। ऐसा नहीं चलता कभी। या तो पूरा व्हीट स्टोन बैलेंस होगा या फिर कुछ भी बैलेंस नहीं होगा। पार्शियल वाली कोई चीज नहीं होती। और पूरा मैथमेटिकल प्रूफ बेस्ड ऑन किरचॉफ रूल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, कंप्लीट प्रूविंग है इसकी। मतलब ये हो गया, कई लोगों को देखा मैंने गलत करते हुए, कई लोगों को, मतलब, और कहना नहीं चाहिए लेकिन अगर आप कुछ टीचर्स को भी दे दो ना तो वो भी गलत कर देंगे। गारंटीड बोल रहा हूँ, जिनका भी एक्सपीरियंस कम है वो 100% गलत करेंगे क्योंकि व्हीट स्टोन को समझना इतना आसान काम है भी। 12th में व्हीट स्टोन में बस एक वो बता दिया कि ये रेशियो बराबर हो जाएगा तो खत्म कर देना, बस वही व्हीट स्टोन मान के चलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये सर्किट है और यहाँ पर हमने कुछ कैपेसिटर्स लगा दिए, 2, 4, 6 मान लेते हैं, 2, 4, 6, और नीचे 1, 2, 4
और ये कैपेसिटेंस 5 और 9 रैंडमली चूज कर रहा हूं, रैंडम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है मेरे को। या बैटरी लगा देंगे तो चार्ज निकालने को आ जाएगा। ऊपर 2 4 6 क्या रेशियो बन रहा है? आप देखो यहाँ पर रेशियो क्या बन रहा है, 2 4 6 3। नीचे वाली ब्रांच में 1 2 3, नीचे वाले ब्रांच देखो, इसमें एक गड़बड़ हो गया, इसमें एक गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 4 नहीं करना था मेरे को, यहाँ पर 3 लिखना था एक्चुअली। तो ये रेशियो भी 1 2 3। तो अब ये बिल्कुल 100% श्योर हो गया कि इस 5 में और इस 9 में कुछ नहीं होगा। ये अलग हो सकते हैं, इनके वैल्यूज से मुझे कोई मतलब नहीं है। इन कैपेसिटेंसेस की इसकी वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं। मेरे को सिर्फ एक कंडीशन मैच करनी थी, ऊपर के तीनों का रेशियो और नीचे के तीनों का रेशियो अगर मैच कर गया तो यहां पर 0 पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहां पर भी 0 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इररिस्पेक्टिव कि ये दोनों 5 हैं, दोनों 9 हैं, एक 5 है और एक 9 है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। सो इस पर्टिकुलर सर्किट में 5 यूजलेस, 9 यूजलेस। इसके आगे सर बताने की जरूरत तो होनी ही चाहिए कि इन दोनों को हटाते ही ऊपर के तीनों कैपेसिटर से सीरीज कॉम्बिनेशन से निकाले जाएंगे, नीचे के तीनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व होंगे एंड देन इनको आपस में पैरेलल में ऐड करे जाएगी। आई बात समझ में? एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन Yes, sir. आई? यस अच्छा, अब तो मैं सीरीज पैरेलल वाला अपने आप कर लेना भाई, आप इनको हटा करके Yes, sir. और इन तीनों का सीरीज और फिर नीचे तीनों का सीरीज और फिर आपस में पैरेलल, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा आपसे। इन केस यहाँ पर 4 होता है, वो मुझे करना था लेकिन सेकंड पार्ट में, तो क्या कर दिया, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यार यहाँ वाला रेशियो और ये वाला रेशियो तो मैच कर रहा है, 1:2 ये भी है, 1:2 ये भी है, तो इसमें चार्ज नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। ऐसा कंसेप्ट कि इसमें नहीं जाएगा लेकिन इसमें चला जाएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो मैच नहीं कर रहा, यहाँ रेशियो और यहाँ वाला रेशियो मैच नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ मैच हो रहा है, तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। क्या ये सही कंसेप्ट है? अभी जो प्रूफ किया उसके हिसाब से देखो। No, sir. गलत हो No, गया। sir. नहीं, गलत हो गया। हाँ, आधा अधूरा व्हीटस्टोन कुछ नहीं होता। अगर कहीं भी रेशियो डिस्टर्ब हुआ, कहीं पर भी रेशियो डिस्टर्ब हुआ अगर, तो फिर इसमें भी चार्ज जाएगा और इसमें भी चार्ज जाएगा, दोनों में। और यही काम व्हीटस्टोन के एक और एक्सटेंशन में कर सकते हैं। व्हीटस्टोन का एक और एक्सटेंशन पार्ट होता है। और अच्छा, एक और बता दें यार, मैं बार बार इस सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, ये जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो सिमिलरली रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, सिमिलर तरीके से ये रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है। ना, और ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, C6, C7 और C8, इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलने की कंडीशंस क्या लगेंगी? तो C1 C2 ऊपर का रेशियो, मिडिल ब्रांच का रेशियो और लोअर ब्रांच का रेशियो, अगर ये सारे बराबर हैं, अगर ये सब इक्वल है, अगर, कोई जरूरी नहीं है, तो C7 और C8 दोनों ही बेकार है।
देन C7 यूजलेस, C8 यूजलेस। इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आने वाले। बट फिर बोल रहा हूं, अगर ये दो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों का साइमल्टेनियस होना चाहिए। यहां पर इक्वल टू लगा है लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, यहां इक्वल टू है, यहां इक्वल टू नहीं है, कुछ भी हो, इसके अलावा कोई भी कंडीशन बन जाएगी तो इसमें भी चार्ज आएगा, इसमें भी चार्ज आएगा। सर सर ये जो C3 और C4 की ब्रांच है सर, इसको अगर ऊपर कर दे तो मतलब ये भैया, ब्रांच कैसे कर दोगे ऊपर जब यहाँ कनेक्शंस हैं? तो कैसे कर दोगे? अच्छा यहाँ कनेक्शन है। जी सर, अच्छा समझ गया। नहीं हो पाए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत केयरफुल रहो, मतलब इसमें बहुत धोखे हैं, मतलब धोखे बहुत मिलते हैं आपको। मैं मतलब गारंटी बोल रहा हूँ यार, अभी अगर ये चीज ना बताई जाती तो मैं कहो स्टैम्प पेपर पे दूं कि अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तो 90% से ऊपर लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, कह देंगे यहाँ VT बन गया, ये हटेगा, इसको होल्ड कर लेंगे। जबकि अब इसकी प्रूविंग नहीं कराऊंगा क्योंकि बार बार प्रूविंग कराने में टाइम बहुत लग रहा है, बट आपको पिछले वाले से इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जैसे पीछे वाले आर्टिकल में हुआ है कि जब तक दोनों तरफ रेशियो बराबर नहीं जाएंगे तब तक ये दोनों नहीं हटेंगे। एक भी रेशियो अगर डिस्टर्ब हुआ तो इनमें भी चार्ज आएगा, इनमें भी चार्ज आएगा। कोई पूछना है इसमें व्हीटस्टोन के बारे में और कुछ? नो सर। कुछ नो पूछना हो सर। तो ओके। अब देखो मैं आपको ना इसका दिखाता हूँ, इसका एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। जो ब्रांच ऊपर नीचे करने वाला कंसेप्ट है ना यार, उसके लिए फिगर ऐसी होती है, वहां वायर ऐसा बना होता है, अगर कभी देखना तो ये वायर ऐसे जंप करके दिखाते हैं, ऐसे करके। कभी भी ना न्यूमेरिकल जब आए और उसमें ऐसा एक सर्किल टाइप का दिखे तो इसका मतलब होता है कि ये वायर जंप कर गया, तो यहां पर आप इस ब्रांच को अलग से दिखा सकते हो। ये अलग चीज होती है, लेकिन अगर क्रॉस करके जा रहे हो ऐसे तो नहीं। हाँ देखो, ये एक और पॉइंट बता दें आपको, एक और व्हीटस्टोन को लेकर के एक और पॉइंट है। व्हीटस्टोन अपने आप में एक नेटवर्क है जो और कैपेसिटर्स के साथ सीरीज या पैरेलल में ऐड किया जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है कि ये आपका कंप्लीट सर्किट हो, पॉसिबिलिटी है कि ये कंप्लीट सर्किट हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सर्किट का जस्ट एक पार्ट हो, पार्ट ऑफ सर्किट, ये हो सकता है। मतलब क्या है, एक सर्किट हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, रेजिस्टेंस दिखा दूं चलेगा आपको? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस भी दिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हैं, दोनों Yes, का sir. लॉ जी सर, जी सर। आप रेजिस्टेंस से थोड़ा सा एक बार देख लो कि एक तो आपने रेजिस्टेंस के सर्किट्स बनाए और ऐसे करके लगा दिया और कह दिया कि यही मेरा सर्किट है, यही पूरा सर्किट है। 2 ओम, 8 ओम, 1 ओम, 4 ओम और यहाँ पर 3 ओम है। व्हीटस्टोन ऊपर भी 1:4, नीचे भी 1:4। ये रेजिस्टेंस बेकार है, इसमें करंट नहीं जाएगा।
यही काम कैपेसिटेंस में है, यही काम रेजिस्टेंस में भी है, दोनों का रूल एक ही है। दिस इज कंप्लीट सर्किट। हमको ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक सर्किट लें, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाएं और आगे बढ़ गए, और यहां पर आपने कुछ रेजिस्टेंसेस लगा दिए। फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो आपने ऐसे। तो ये भी तो हो सकता है, अगर ये मान लो 1 है, ये 2 है, यहाँ पर 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, रैंडमली चूज कर लेते, और ये सब ओम्स में है, सारे के सारे ओम्स में। तो ये भी तो वीटी स्टोन बना। यस सर। और कैसे बना? तो ये सर्किट का एक पार्ट है, सिर्फ पूरा सर्किट थोड़ी है। तो पहले आप इस पार्ट को सॉल्व कर लो, ये वीट स्टोन का है। तो पहले वीट स्टोन को अलग सिंप्लीफाई करा जाएगा, मतलब पहले इस 5 ओम को हटाइए, पहले ये 5 ओम रिमूव करो, क्योंकि 1:2 1:2 इसको हटाइए, इनको सिंप्लीफाई करो, उसको फिर 3 ओम के साथ सीरीज में ऐड करो, और इनका इक्विवेलेंट जो आएगा उसको 7 के साथ पैरेलल में कनेक्ट करो। कुछ भी कर सकते हैं भाई, वीट स्टोन का अगर क्लियर कंसेप्ट है तो आप कुछ भी करते रहिए। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वीट स्टोन डायरेक्ट बैटरी से दिखे आपको, हो सकता है कि सर्किट के अंदर कहीं वीट स्टोन पार्ट कहीं लगा हो। मतलब वीट स्टोन कैन बी क्लब्ड, कैन बी एडेड इन सीरीज और पैरेलल विद अदर रेजिस्टेंसेस। मतलब कि अगर हम ऐसे कनेक्ट करें, देखो और यहाँ पर बैटरी लगाए, क्या ये सर्किट वीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में है? अगर ये रेजिस्टेंसेस है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम, इज इट वीट स्टोन फॉर्म? यस सर। कौन सा पार्ट? सर ऊपर वाला। ये सर्किट आपका वीट स्टोन का पार्ट है, और ये जो वीट स्टोन ब्रिज है ये और बचा हुआ 6 ओम ये पैरेलल में है। मतलब मेरा मैसेज ये है कि वीट स्टोन ब्रिज को अदर अदर रेजिस्टेंसेस के साथ आप सीरीज में भी ऐड कर सकते हो, अदर रेजिस्टेंसेस के साथ पैरेलल में भी ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर ला सकते हैं, 5 ओम हटेगा, यहाँ से 5 रिमूव हो जाएगा, 2 और 4 सीरीज में, 6 ओम, 1 और 2 सीरीज में, 3 ओम, और ये 6 ओम, और ये तीनों आपस में कैसे कहलाएंगे फिर अब? मतलब वीट स्टोन के बाद जब ये 5 ओम को हटा दोगे आप, 5 ओम को रिमूव कर दो, तो उसके बाद के जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज और पैरेलल के हिसाब से सॉल्वेबल है, मतलब करने लायक है आप लोगों के। यस सर। यस सर। हाँ सर। राइट, तो इस तरीके से थोड़ा सा अलर्ट रखना, और मैं फिर तुमको गारंटी दे रहा हूँ, थोड़ा सा भरोसा रखो, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखो, जेई के लेवल में, जेई के लेवल तक, इवन एडवांस के लेवल तक भी इसके ऊपर के कंसेप्ट पर आज तक नहीं गए और न जाएंगे। बुक्स में कंटेंट बहुत सारा मिलेगा तुम्हें जो रेलेवेंट नहीं है कहीं से भी, और अभी अगर उनके ऊपर हम लोग लग गए तो वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना, अभी एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ और सिर्फ ये फोकस होना चाहिए अभी।
एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स, ऊपर के कंसेप्ट्स ये पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये तब होते हैं जब बैच 2 ईयर का हो, सफिशिएंट टाइम हो हमारे पास, तो पढ़ाए जाते हैं। मतलब जो आज आपको सर्किट सॉल्व करने के रूल्स बताए हैं, अगर वो रूल्स वाकई में समझ में आ गए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो मेन से एडवांस के क्वेश्चंस हैं उनमें नहीं फंसोगे आप, कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, ये बोला। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो एक बार ट्राई करना आप।